ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। नमस्कार। जीवन का सबसे बड़ा रोमांच यही है कि अगले पल क्या होगा ये हमें नहीं पता होता है। हम सब अपनी सोच, मेहनत और लक्ष्य तय करके जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में हम सब कहीं न कहीं इस असमंजस की स्थिति में आ गए कि हमने जो लक्ष्य तय किए हैं उसको हासिल करने का रास्ता क्या होगा। हमने लॉकडाउन देखा, उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया देखी, कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर भी देखी। अब स्थितियां सामान्य होने लगी हैं। कोरोना के मामले कम होने लगे हैं। तीसरी लहर का प्रकोप भी धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है और अब ऐसा लगने लगा है कि इस महामारी का अंत हो सकता है। एक बात हम सबको याद रखने की आवश्यकता है कि जब तक इस महामारी का पूर्ण खात्मा नहीं होता है तब तक कोविड नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। हमारी लापरवाही कोरोना की कई नई लहरों को भी जन्म दे सकती है। सतर्क रहें, जागरूक रहें और कोविड नियमों का पालन करते रहें। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश में कोविड टीकाकरण अभियान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत में लगभग 175 करोड़ के आसपास कोविड टीके लग चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है और यहां तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। सरकार के प्रयासों के साथ साथ आप सभी देशवासियों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान का अब लक्ष्य है 100% टीकाकरण, यानी भारत में जितने भी एलिजिबल लोग हैं, जो टीका लगवाने के पात्र लोग हैं, उनको टीका लगाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप मिश्रा। डॉक्टर संदीप, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्ते सर। आज एक हफ्ते के बाद के आंकड़े ये बता रहे हैं कि भारत में कोविड मामलों में थोड़ा सा उछाल हुआ है। 30,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं पिछले 24 घंटे के भीतर। डॉक्टर संदीप, जब इस तरीके से एक बार डिक्रीजिंग टेंडेंसी आती है, फिर थोड़े मामले बढ़ जाते हैं, तो लोगों के जहन में सवाल उठने लगता है कि क्या दोबारा से तो कोई लहर नहीं आने वाली है? नहीं, देखिए, थोड़े अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। एक्चुअली जब जैसे ये न्यूज आती है कि केसेस कम हो गए हैं तो लोग एकदम से बाहर निकल जाते हैं, तो इन्फेक्शन का रेट बढ़ जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा लगता है कि केसेस बढ़ रहे हैं तो लोग फिर से प्रिकॉशंस लेने लग जाते हैं, तो फिर रेट घट जाता है। तो मेरे ख्याल से तो जो वही थोड़े वेव्स में चीजें थोड़ा अप डाउन होता रहता है और उसी चीज का पार्ट है। जी डॉक्टर संदीप, आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और जब कोरोना महामारी की शुरुआत हुई उसके बाद से ही लोग और आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये शरीर के कई अंगों को प्रभावित करता है और उसमें हृदय भी एक है। आपका अब तक का ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? 2 साल से ज्यादा का समय कोरोना महामारी के साथ हो गया। जो लोग कोरोना से प्रभावित हुए उनके दिल पर किस तरह का नकारात्मक प्रभाव आपने देखा? देखिए, 2-3 तरीके से दिल को वो अफेक्ट कर सकता है। एक तो ये होता है कि जो वायरस होता है या जो वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है या जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो हार्ट को मसल्स पे एक्ट करता है और उनमें एक तरह से इन्फ्लेमेशन करता है और थोड़ी कमजोरी लाता है। तो उसमें हार्ट का जो होता है एक मायोकार्डाइटिस हो सकता है और हार्ट फेलियर में एंड कर सकता है। तो एक तो ये तरीका होता है, लेकिन ये ज्यादा इतना कॉमन नहीं है। अब हमने देखा है कि ये इतना ज्यादा कॉमन नहीं है। पहले शक था कि ये ज्यादा कॉमन होगा, लेकिन इतना ज्यादा कॉमन नहीं है। जो ज्यादा प्रॉब्लम है वो ये है कि जो इन्फ्लेमेशन है, जो मैंने बताया कि जो वायरस है या जो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है, वो जो हमारे नसें हैं, खून की नसें हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन करता है और उसके वजह से नसें जो हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाती हैं और उसमें क्लॉट बनने की टेंडेंसी रहती है। तो
हार्ट की नस में क्लॉट बनने से हार्ट अटैक वगैरह का रिस्क जो है वो कुछ ज्यादा हो जाता है। तो ये हमने देखा है कि इस तरह की प्रॉब्लम, स्पेशली कोविड खत्म होकर लोग घर चले जाते हैं, घर जाने के बाद में क्योंकि नसों का इन्फ्लेमेशन ठीक नहीं होता, लंग्स तो काफी बेटर हो जाते हैं लेकिन नसों का जो इन्फ्लेमेशन है उसमें काफी टाइम लगता है, तो वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता। तो उसके वजह से जो है ये क्लॉट बनता है हार्ट की नस में और हार्ट अटैक वगैरह का रिस्क ये काफी पाया गया है। और सबसे ज्यादा जो और भी ज्यादा कॉमन है वो ये है कि जो हार्ट की जो नस जो कि फेफड़े को सप्लाई करती है जी, उसके अंदर क्लॉट बन सकता है, जिसको कि हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं जी, उसके अंदर क्लॉट आ सकता है, क्योंकि वो भी इसी वजह से कि वो जितनी भी नसें हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उनमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से वहां क्लॉट बन सकता है और वो फेफड़े में जा सकता है। तो जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क है वो भी थोड़ा सा हाई रहता है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो हार्ट में कॉमनली होती हैं कोविड के बाद में, और इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल। हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो वो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2342-1764। हरियाणा के गुरुग्राम से हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं, सुभाष प्रजापति। सुभाष जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। थैंक यू सर। हाँ सर जी, नमस्ते। डॉक्टर साहब भी मेरा नमस्कार। नमस्कार जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि अब पहले की अपेक्षा जो है काफी जनजीवन थोड़ा पटरी पे आ रहा है सर, तो मतलब मैं ये जानना चाहूंगा कि पहले ही जैसा भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो पालन, मास्क लगाना, और इससे क्या निजात मिल पाएगी अभी जल्दी सर, कि अभी फिलहाल ये कंटिन्यू जारी रहेगा? धन्यवाद सर। देखिए, अभी हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि अभी जो है जो इन्फेक्शन है या जो बीमारी का प्रकोप है वो कम हो रहा है, तो कम धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो हो गया है। थोड़े दिन क्या होता है कि ज्यादा प्रिकॉशंस रखते हैं, जब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं, इम्यूनाइजेशन भी अब काफी हो गया है, तो उस वजह से ये होता है कि एकदम से रेट कम हो जाता है, इन्फेक्शन कम हो जाते हैं। जब जैसे ही लोगों को पता लगता है कि इन्फेक्शन कम हो गए हैं, उनको लगता है अब तो चलो कोविड चला गया, फिर से वो सारे प्रिकॉशन छोड़ देते हैं, फिर से भीड़ इकट्ठा होने लग जाती है। अब जैसे ही भीड़ इकट्ठा होती है तो फिर से एकदम से इन्फेक्शन शुरू हो जाता है फिर से, क्योंकि ये है तो जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है ड्रॉपलेट से होता है कॉमनली, तो वो फिर जैसे लोग आसपास कांटेक्ट में आते हैं तो ड्रॉपलेट्स फिर आते हैं एक दूसरे के पास, और फिर से इन्फेक्शन का रेट थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन ये जरूर है कि समय के साथ में धीरे धीरे उसका प्रकोप कम ही होता जा रहा है, और मुझे लगता है कि अप्रैल माह के बाद तक काफी कम हो जाना चाहिए। मई ऑनवर्ड्स मुझे लगता है कि एक बार अप्रैल तक थोड़ा सा ऐसे अप डाउन रहेगा, और फिर मेरी अपनी धारणा है कि मई ऑनवर्ड्स जो है मई के महीने के बाद में ये काफी कम हो जाएगा, मतलब एक जैसे फ्लू के टाइप की ही बीमारी रह जाएगा, ऐसी उम्मीद है। हम सब यही कामना कर रहे हैं कि महामारी का जो सबसे भयावह स्वरूप हमने देख लिया वो अतीत के पन्नों में ही सिमट जाए, और जो आने वाला समय है वो इस महामारी से हमें उबार ले, और जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पैंडेमिक न रहकर ये एंडेमिक के रूप में आ जाएगा। बड़ौद से महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। आपका प्रोग्राम सर्वोत्तम है, हमेशा ज्ञान की कुंजी है। बहुत शुक्रिया। मैं मालूम करना चाह रहा जी, कोरोना के कभी उतार हो जाता है, कभी चढ़ाव हो जाता है, और इसके बचाव के लिए हम क्या क्या करना है, अपने दिल को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या क्या उपाय करें? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहली चीज तो यही है कि वैक्सीनेशन करा लें अगर आपने किसी वजह से ना कराया, और अगर आपने एक डोज ली या दूसरी ना ली तो दूसरी डोज ले लें, और अगर आप 60 ईयर्स से ज्यादा हैं और तरह की बीमारियों से भी ग्रस्त हैं तो फिर तीसरा भी जो बूस्टर डोज भी ले लें। तो नंबर एक तो ये है जो कि क्लियर इसमें फायदा है। दूसरी चीज यही है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कंटिन्यू रखें, और जिसमें कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क वगैरह का प्रयोग करें बाहर जाने पर, और फिर हाइजीन रखें, हाथ की सफाई रखें, साबुन पानी से धोते रहें, या जो डिसइंफेक्टेंट्स है आप साफ करते रहें। ये सारी चीजें जो हैं अभी कुछ समय और के लिए इनको लागू रखना पड़ेगा,
जब तक कि हमको पूरा ये नहीं हो जाता कि अब ये कोविड पूरी तरह से खत्म हो गया है। पूरी तरह से खत्म तो शायद नहीं होगा, एंडेमिक होगा, लेकिन जो पैंडेमिक वाली स्थिति है वो खत्म हो जाएगी। राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील झा। सुनील जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आनंद जी। नमस्ते। डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा एक सवाल है कि जैसे घर को बाहर से बंद कर देते हैं ना, तो हमें घर के अंदर घबराहट होने लगते हैं, ऐसे क्यों होते हैं? जी डॉक्टर साहब। हाँ, बाहर से बंद। देखिए, ये तो एक सामान्य बात है कि अगर आप खुले वातावरण में रहे तो थोड़ा अच्छा लगता है, और थोड़ा बंद करें दरवाजा तो थोड़ी कुंदपना लगता ही है, और इस तरह की चीज एकदम सामान्य है। लेकिन इसके अलावा जो ये है कि एक स्पेशल तरह की प्रॉब्लम होती है जिसको कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। वो एक तरह की, आप ये कह सकते हो कि एक साइकोलॉजिकल एक स्थिति होती है जिसमें कि कुछ लोगों को अगर बंद कर दें दरवाजा या फिर छोटे जगह पे रखें तो उनको काफी ज्यादा उनकी एंजाइटी या उनकी जो है ना स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। उनको बहुत तरह की चिंता हो जाती है, बहुत तरह के ख्याल आने लग जाते हैं। तो इस स्थिति को हम लोग मेडिकल टर्म्स में क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। और अगर कोई इस तरह की किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है तो बेस्ट रहता है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं या जो साइकियाट्रिस्ट हैं उनसे मिलें और उनसे डिस्कस करें, और कुछ दवाइयां होती हैं जो कि स्ट्रेस को कम भी कर सकती है, तो वो उनका प्रॉपर उपयोग किया जाए तो इसमें काफी हेल्प मिलती है। और दूसरा ये भी है कि बार बार अगर एक्सपोजर होता है तो फिर जो भी स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो इस तरह से इसका निवारण हो सकता है समय के साथ। एकदम तो नहीं होगा, लेकिन समय के साथ इसका निवारण हो सकता है अगर क्लॉस्ट्रोफोबिया की प्रॉब्लम है तो। डॉक्टर साहब, आपसे एक और चीज समझना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग जो कोरोना से ठीक हो गए हैं, अब वो कैसे ये पता लगाएं कि उनको लंबे समय तक दिल की कोई समस्या हुई है या नहीं हुई है? रोजमर्रा के जीवन में या फिर उनको टेस्ट करने की जरूरत है? वो कौन से साइंस हैं जिनको उन्हें समझने की आवश्यकता है? जी आनंद जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। नंबर एक तो अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है कोरोना होने के बाद तो फिर ज्यादा चिंता करने की जरूरत है नहीं, और इसका मतलब कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई नए सिम्टम आ गए हैं, जैसे जो या साइन आ गए हैं, सिम्टम होते हैं जो आपको तकलीफें होती है, जैसे किसी की अगर सांस फूल रही है या किसी को बहुत अत्यधिक कमजोरी महसूस हो रही है, फटीग हो रही है काम करने पे, या बहुत ज्यादा धड़कन बढ़ रही है, तो ऐसे केस में ये पॉइंट करता है कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और जहां तक कि साइन का सवाल है, अगर आप अपनी हार्ट रेट मेजर करें या अपनी पल्स रेट मेजर करें और उसमें ज्यादा तेज पल्स रेट रह रही हो, जो कि आपको पता है कि पहले कम थी और अब कोरोना होने के बाद में ये ज्यादा ही रह रही है और परसिस्ट कर रही है ज्यादा रहने, जिसको हम कहते हैं टैकीकार्डिया। तो इस स्थिति में एक अच्छा सुझाव यही है कि अपने एक जो भी डॉक्टर है उससे मिलें, और अगर वो आपको एडवाइस करें तो इकोकार्डियोग्राफी एक टेस्ट होता है जी, और अन्य तरह के भी टेस्ट होते हैं, लेकिन इकोकार्डियोग्राफी एक कॉमन टेस्ट होता है जिसको कि करा के देखें कि कोई हार्ट पे कोरोना का असर तो नहीं पड़ा है। जी बिल्कुल। लोनी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहम्मद यामीन। यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्ते। सर मैं ये जानना चाह रहा था, मैं यामीन भाई रेडियो वाला, चिरोड़ी लोनी जगह गाजियाबाद। सर मैं जानना चाह रहा था, जैसे कि लंबे टाइम तक अगर किसी को कोरोना हो गया है तो किन किन अंगों पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा डॉक्टर साहब समझें। देखिए, जो कोरोना एक तो जिस समय होता है कोरोना, तो उस पे उस समय काफी अंगों पे असर पड़ सकता है, लेकिन जो ज्यादा असर पड़ता है वो हमेशा फेफड़े पे ज्यादा असर पड़ता है। उसके अलावा दिल पे भी असर पड़ सकता है और किडनी पे भी असर पड़ सकता है जिस टाइम पे कोरोना हो रहा है। अब दूसरा एक सिचुएशन होती है कि जो कोरोना हो गया उसके बाद में जो है व्यक्ति जो है वो घर भी चला गया, तो उसको कहते हैं हम पोस्ट कोविड सिचुएशन। और उस टाइम पे काफी सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट हो सकता है, जिसमें कि ज्यादा प्रमुख है आपका है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें क्या कमजोरी सी महसूस होती है, पैरों में दर्द रह सकता है, नींद जो है वो ठीक से नहीं आती, या बुरे बुरे सपने आ सकते हैं, और इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा कॉमन है। उसके अलावा हार्ट में जैसे मैंने बताया सांस फूल सकती है, दिल की धड़कन बढ़ सकती है, ये रह सकता है।
फिर फेफड़े में जो है सांस फूलने की शिकायत हो सकती है। तो ये कॉमन चीजें हैं जो कोरोना होने के बाद भी किसी व्यक्ति को हो सकती हैं और उसको ध्यान रखना चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर संदीप, ये भी आप बताइए कि जो लोग पहले से दिल के मरीज थे, जिनके हृदय का ऑपरेशन हुआ था या फिर किसी अन्य समस्याओं के कारण वो दवाइयों पर थे, उनको कोरोना हुआ, कोरोना से वो ठीक हो गए और फिर से वापस अपनी पुरानी दवाइयों पर ही आ गए, क्या उनको कोरोना से उबरने के बाद डॉक्टर के परामर्श की जरूरत है, अपना हार्ट एक बार दोबारा चेक कराने की जरूरत है और दवाइयों को फिर से री एक्सेस करने की आवश्यकता है? हाँ, जैसे मैंने बताया, कोरोना के बाद कभी कभार दिल की धड़कन तेज हो जाती है और ये काफी कॉमन है। काफी लोगों से आपने सुना होगा कि कोरोना तो सब ठीक हो गया, लेकिन पता नहीं धड़कन क्यों तेज चल रही है। तो ये एक और इसका मैं ये जरूर कहूंगा कि धड़कन तेज होना कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है। वो काफी ज्यादा लोगों में होती है और उसका कोई वो नहीं था, वो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से होती थी, जो कि अपने आप समय के साथ में रिकवर भी हो जाती थी। हार्ट रेट फिर अपने आप भी कम भी हो जाता था, लेकिन क्योंकि हार्ट रेट बढ़ गई है इसलिए दवाइयों की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो जाती है और उनको थोड़ा एडजस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए अगर कोरोना से किसी हार्ट के मरीज अगर कोरोना से रिकवर करता है तो उसको मतलब मैं कहूंगा कि हाँ, ये अच्छा आइडिया है कि एक बार चेक करा ले, स्पेशली अगर उसको लग रहा है कि दिल की धड़कन या ब्लड प्रेशर में कुछ फर्क नजर आ रहा है जो पहले से डिफरेंट है। जी, गाजियाबाद से ब्रिज बिहारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिज जी, स्वागत है आपका। हेलो ब्रिज जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर जी, नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार सर जी, मेरे तो दोनों टीके लग गए हैं और दोनों अगस्त में हमारे दोनों टीके पूरे हो गए थे जी। और अब इस समय कभी कभी हमारे छाती और पीठ में दर्द होता है जी, और कभी सिर में भी होता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है, मैं यही जानना चाहता हूँ। आपको कोविड हुआ था कि नहीं हुआ था? हेलो। हाँ जी। आपको पहले टीका लगाने के पहले या बाद में कभी कोविड हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, कोविड हमको नहीं हुआ था। तो ये तो एक मतलब साधारण से सिम्टम है ना, किसी को भी हो सकते हैं। इसका तो कुछ कोरोना से कुछ इसका लेना देना नहीं है। ये तो वैसे भी हो सकते हैं सिम्टम्स, और इसका ना वैक्सीनेशन से कुछ कोई ताल्लुक है और ना ही कोरोना से कोई ताल्लुक है। ये तो एक आम चीज है। अगर बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रही है तो किसी डॉक्टर से राय ले लीजिए। किसी हो सकता है खून की कमी हो रही हो, अनीमिया की में इस तरह के होते हैं प्रॉब्लम्स, या फिर हो सकता है कि कोई और इशू हो सकता है। वो आपको अपने डॉक्टर से राय करनी पड़ेगी तो पता लग जाएगा कि किस वजह से हो रहा है। पर कोरोना से या कोरोना के वैक्सीनेशन से इसका कुछ लेना देना नहीं लग रहा आपके केस में। जी बिल्कुल। देश की राजधानी दिल्ली से धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आनंद जी नमस्कार। नमस्ते। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि हमने पिछला जो देखा था, वर्तमान में जो भूतकाल में हम कहेंगे कि जैसे कि मार्च अप्रैल मई 2020 में, 2021 में भी मार्च अप्रैल मई ये हमारे लिए थोड़े खतरनाक साबित हुए जी। क्या हम अब जो आने वाला मार्च अप्रैल मई है इसमें हम अपने को कितना और सावधान बरतने के लिए कोशिश करें, जो आप लोगों की इतनी मेहनत की वजह से इतना हमारे को कवच मिल पाया है, जो हमारा वैक्सीन मिल पाई है। तो इसके लिए अभी जो हम 2 साल से देखते आ रहे हैं मार्च अप्रैल मई, यही हमारे लिए थोड़े से खराब साबित होते हैं। हमारा देश सुरक्षित नहीं रह पाता। इसके लिए कुछ बताएं। देखिए, ये जो आप बता रहे हो कि मार्च अप्रैल मई में ये ज्यादा हो रहा है, वो एक तरह से आप जो कह रहे हो वो सही बात है कि ऐसा देखा है। लेकिन जो उसके वजह है वो मेरे को नहीं लगता कि कोविड से या कोरोना से, वायरस से कुछ है। मतलब इस बात से है, नॉर्मली ठंड के दिनों में ज्यादा प्रिकॉशंस रखे गए थे तो लोग कम बाहर निकलते हैं और ज्यादा प्रिकॉशंस रखते हैं क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि ठंड के दिनों में वायरल इन्फेक्शन होने का रिस्क ज्यादा होता है। तो लोगों ने ज्यादा एहतियात बरते तो वो उस समय नहीं हुआ, कम हुआ। एकदम से जैसे थोड़ी गर्मी आती है लोग बाहर निकलने लगते हैं, मिलने जुलने लगते हैं, ये सब होते हैं, तो उस वजह से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है।
तो अब बात यही है कि अगर इन चीजों का ध्यान रखें और स्पेशली बाहर निकलें तो अपना सारे प्रिकॉशंस, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, जिसमें कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, और जैसे मैंने बताया कि हाथ की हाइजीन रखने का है, सफाई रखना है, धोते रहना है। तो वो सब अगर रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मार्च, अप्रैल, मई में महीनों में कुछ खराबी है। ये सिर्फ इस बात की है कि एकदम से लोग बाहर निकलते हैं और फिर जब भी ज्यादा बाहर निकलते हैं, आपने ये भी देखा कि त्योहारों के इमीडिएटली बाद बढ़ जाता है क्योंकि लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो न्यू ईयर के बाद इमीडिएटली बाद बढ़ गया क्योंकि वो लोग एकदम से लोगों ने ये सब इकट्ठा हुए। तो वो ज्यादा मेरे को लगता है इस चीज से रिलेटेड है कि लोग जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ देते हैं, वो अगर मैनेज करते रहे तो फिर मुझे नहीं लगता कि मार्च, अप्रैल, मई में कोई ऐसी कोई विशेष खतरनाक बात है। हरियाणा के हिसार से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार आनंद जी, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ, जो जैसे कि 2 वैक्सीन है, उसमें से किसी को अलग अलग लग जाए तो कोई चिंता वाली बात है क्या? किसी को पता नहीं होता भी मुझे कौन सी वैक्सीन लगी है, तो इस बारे में जानना था डॉक्टर साहब से। नमस्ते। देखिए, नंबर 1, जो वैक्सीन लगा रहे हैं उनको तो पता ही है कि कौन सी वैक्सीन लगा रहे हैं जी, क्योंकि वो तो इस चीज का ध्यान रखते हैं, उनको तो पता, सारा रिकॉर्ड होता है। तो नॉर्मली अमूमन जो आपको पहले वैक्सीन लगी है वही दूसरी वैक्सीन भी लगाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि अगर कोई और पहले वैक्सीन लगी, दूसरी वैक्सीन कोई और लगी, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष नुकसान है या कोई किसी भी तरह का नुकसान तो अभी तक नहीं पता। ना ज्यादा फायदा है ना ज्यादा नुकसान है। इस पे बहुत ज्यादा जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी वैक्सीन है वो या तो लाइव अटेन्यूएटेड वायरस है, वो भी वायरस की ही वैक्सीन है, और जो दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, वो डेड वायरस है। तो है तो दोनों ही वायरस। तो रिस्पॉन्स जो है उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म फर्क है, लेकिन रिस्पॉन्स करीब करीब वैसा ही आता है, क्योंकि इनकी सबकी दोनों की जो है वो भी करीब करीब बराबर ही है प्रोटेक्शन रेट। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको इसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक जितना भी देखा गया उसमें किसी ने कोई नुकसान नहीं बताया कि अगर किसी ने पहले कोई वैक्सीन लगी, दूसरी कोई और वैक्सीन लगी, उसमें कोई ऐसा खतरा नहीं है। जी बिल्कुल। अनिल जी जुड़ गए हैं हमारे साथ दिल्ली से। अनिल, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते। और डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। नमस्ते। हाँ, मेरे साथ 2 सवाल है। पहला सवाल तो ये है, मैं स्कूल में काम करता हूँ, तो जैसे अभी छोटे बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी और बड़े बच्चों को ही लगी, जो मोस्टली 9 से 12 तक के बच्चे हैं। तो सर, क्लास में जब पढ़ाना होता है तो मास्क लगा के बोलना बहुत मुश्किल काम लगता है। मुश्किल काम इसलिए क्योंकि बच्चों को क्लियर आवाज नहीं पहुंचती, इसलिए बच्चे कहते हैं समझ में नहीं आता। तो सर, ऐसी स्थिति में क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि उन बच्चों का ज्यादा वैक्सीनेशन भी नहीं है, और फिर मास्क लगा के पढ़ाओ तो उनको समझ नहीं आता। तो अगर मास्क हटा के पढ़ाते तो हमको रिस्क है, इसके लिए कुछ बताएं। नहीं, देखिए, जो बात है, आप बहुत प्रैक्टिकल बात आपने पूछी, और वैसे हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी छोटे बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है, तो ये शायद प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म तो नहीं रहेगी, और जैसे ही उनका वैक्सीनेशन हो जाएगा तो ये मोर और लेस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जहां तक मास्क हटा के बोलने वाली बात है, वो देखिए, जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना पड़ेगा, और वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चा समझ ना पाए तो 2 तरह के जो होते हैं, आपको पता है कि आजकल टीचिंग जो है वो कई तरीके से होती है। एक होती है जिसको कि हम कहते हैं कि बोली से लोग सीखते हैं, जो कि साउंड लर्नर्स होते हैं, साउंड से लर्न करते हैं। एक होता है विजुअल लर्नर्स होते हैं, जो देख के लर्न करते हैं, और तीसरे होते हैं जो कि बिहेवियर से लर्न करते हैं, आपके हाव भाव देखकर वो लर्न करते हैं। तो जो क्लासरूम है उसमें ये तीनों तरह के लर्निंग पॉसिबल है। यही एक अच्छी बात है क्लासरूम की, कि इसमें विजुअल लर्निंग भी पॉसिबल है, इसमें ऑडिटरी लर्निंग भी पॉसिबल है, और फाइनली इसमें जो जैसा मैंने बताया काइनेटिक लर्निंग भी पॉसिबल है। तो आपको थोड़ा सा लर्निंग को जो है, टीचिंग को थोड़ा इफेक्टिव बनाना पड़ेगा, साउंड का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, और ज्यादा रिलाय करना पड़ेगा कि जो बोर्ड पे आप लिख रहे हैं, ताकि उनको देखकर भी जो है वो लर्निंग हो। तो वो मेरे को लगता है कि आपको टीचिंग की जो तरीके हैं
उनको थोड़ा मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, उनको थोड़ा और इफेक्टिव करना पड़ेगा, आवाज को भी थोड़े लाउड करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा क्लियर करना पड़ेगा। आजकल वॉइस मॉड्यूलेशन वगैरह के भी कोर्सेज होते हैं, आप अगर चाहें तो इंटरेस्टेड हो तो ले सकते हैं, इससे आपकी इम्प्रूव हो जाएगा जो है कम्युनिकेशन। लेकिन मास्क तो पहने रहना है जब तक कि ये पूरी तरह से हमको इसकी कोविड की इससे निजात नहीं मिल जाता। महाराष्ट्र के ठाणे से गुरुनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरुनाथ जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन है सर, अभी मतलब दोनों वैक्सीन लेने के बाद जो प्रिकॉशन डोज भी दिया जा रहा है सर, क्या मतलब ये अभी कोरोना तो लंबे समय तक अगर रहता है तो ये वैक्सीन का सिलसिला भी जारी रहेगा? क्योंकि ये तो अलग अलग स्वरूप बदल के कोरोना तो आता ही रहेगा, उसके वेरिएंट भी आते रहेंगे। थैंक यू सर। जी डॉक्टर साहब, बात सही है। मुझे लगता है कि वैक्सीन का तो सिलसिला जारी रहेगा। जैसे पोलियो की वैक्सीन अभी भी दी जाती है, टाइफाइड की या डीपीटी वगैरह अभी भी दी जाती है। हालांकि बीमारी बहुत कम हो गई है, लेकिन देना तो पड़ता है प्रिवेंशन के लिए। ऐसे ही मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन का तो सिलसिला जारी रहेगा, और बल्कि ये होगा कि समय समय के हिसाब से बूस्टर लेना पड़ेगा, कि वो अभी क्लियर होगा कि कितने टाइम पे बूस्टर लेना चाहिए, कौन से वाले वैक्सीन का कब बूस्टर लेना चाहिए, वो चीजें अभी समय के साथ में क्लियर हो जाएंगी। तो ये वैक्सीनेशन का तो दौर जारी रहेगा। जो हमारे को उम्मीद है कि जो मास्क वगैरह के जो एक्सट्रीम प्रिकॉशंस है वो शायद लेने की जरूरत थोड़ी ढीली हो जाए, तो वो जो है उम्मीद तो है। समय के साथ में मेरे को लगता है 3 महीने के अंदर क्लियर हो जाएगा कि कैसी स्थिति रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल। आने वाले समय में बहुत कुछ दशा और दिशा इस महामारी की तय होने वाली है। डॉक्टर मिश्रा, कार्यक्रम में समय कम है, एक व्यवहारिक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना से थोड़ा अलग। आजकल बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, और वो भी सोते समय आ रहा है। अब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या सावधानी बरतें ताकि इससे वो बच सकें। देखिए, जो बात आपने बोली वो सोते टाइम से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अर्ली मॉर्निंग आता है जी। जब उस समय सो ही रहे होते हैं, लेकिन होता अर्ली मॉर्निंग है। वो उसका रीजन ये है कि जो हमारी जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक 2 सिस्टम है। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो होता है उसमें कभी कभी इम्बैलेंस होने का रिस्क हाई होता है। तो वो इसलिए हार्ट अटैक्स जो है कॉमन अर्ली मॉर्निंग माने जाते हैं। बाकी हो तो कभी भी सकते हैं, लेकिन अर्ली मॉर्निंग माने जाते हैं। उस समय हम जनरली सो रहे होते हैं। तो ये बात तो सही है। अब जहां तक प्रिकॉशन का सवाल है, वो ये है कि प्रिकॉशन इस तरह से लिए जा सकते हैं कि जो अगर अपना रहन सहन हम इम्प्रूव कर लें, जो 5-7 बातें बताई गई हैं जिनमें कि जैसे कि है कि अपना स्मोकिंग नहीं करना, अगर शुगर है तो उसको कंट्रोल करना, अगर ज्यादा चर्बी है शरीर में, कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल, तो फिर उसको कंट्रोल करना, फिर रेगुलर एक्सरसाइज करना, वेट कम रखना और स्ट्रेस कम रखना, और खूब सारी ग्रीन वेजिटेबल्स जो है खाना। तो ये सब चीजें हैं जो कि हार्ट की प्रॉब्लम से को काफी रिड्यूस कर देती है। आपने बहुत उपयोगी जानकारी दी डॉक्टर संदीप। कार्यक्रम में समय नहीं है कि इस पर विस्तार से आपसे और चर्चा कर सकें। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर संदीप बता रहे थे कि आने वाले कुछ महीनों में महामारी का असर कम हो सकता है, लेकिन जब तक आप सबको कोविड नियमों का पालन करते रहना होगा, मास्क लगाना होगा, सुरक्षित दूरी का भी पालन करना होगा, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए और अपने हाथ और मुंह को बार बार साबुन पानी से धोते रहिए। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।